नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पहले भी घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर पेपर के हल प्रश्न पत्र हैं वो सॉल्व कर चुके थे, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत के भी कुछ वीडियो बना चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक और वीडियो पहुंच सकें। और ये जो हम लोग अभी यूरोपियों का भारत में आगमन का सेगमेंट कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग 2 वीडियो पहले ही भी बना चुके हैं। तो ये हम लोग 25 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज से 26 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस वाले वीडियो में। और इसके अलावा भी हम लोग यूजीसी नेट पेपर का कर रहे हैं। तो अगर आप लोग यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस के हल प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। उसमें आपको मिल जाएंगे वीडियो, पेपर 1 के उसमें वीडियो दिए गए हैं। तो आइए यहाँ से आज से स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थापित थे? तो आप लोगों को पहले ही हो चुका था कि स्टार्टिंग में कहाँ पे किया था। स्टार्टिंग में तो सूरत और मछलीपट्टनम में, बाद में ये पूछ रहे हैं 17वीं शताब्दी। तो इस टाइम कब हुआ का? भरूच, मतलब गुजरात में ही था उस टाइम इनका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? केवल एक। तृष्णापल्ली चिकाकोल नहीं था। इसमें 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी तो कहाँ की गई थी? सूरत में। कब की गई थी? ये की गई थी 1613 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया था? थॉमस वेस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये अंग्रेजों ने किया था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। अगला है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो सूरत में मिली थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में थी। बाद में बॉम्बे स्थापित कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। ये दहेज में मिला था इन्हें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो कब हुआ था? ये हुआ था 1797 में। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया था औरंगजेब ने। क्यों किया था? ये
बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तल के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। डी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध भी दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी ने 1740 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध लड़े गए थे, जो कि ये दिया गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय, तृतीय और प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? एक्सला चैपल की संधि हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अनिर्णायक युद्ध हुआ था और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 53। तो द्वितीय सुमेलित नहीं है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, तो द्वितीय नहीं है क्योंकि द्वितीय 49 से 54 तक हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। मैंने बताया था कि ये जो सहायक संधि का है ये डुप्ले द्वारा ही प्रयोग किया गया था, जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीवी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात ही भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग किया और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। अगला है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर लगाया। तो वहीं लगाया इन्होंने जहाँ अंग्रेजों ने लगाया था। कहाँ पे था इनका स्थायी? सूरत में। लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा किया गया, गवर्नमेंट कंपनी थी। राज्य इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में भारत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई तो लुई 14वें के शासनकाल में। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलवर्ट को माना जाता है। ये मंत्री था इनका लुई 14वें का। अगला है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों में स्थापित किया था? तो बंगाल में चिंसुरा और श्रीरामपुर नहीं, हुगली वही है ना जहाँ पे ये समुद्री लूटपाट करते थे डच। ठीक है, दोनों हैं। डचों ने बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित की। उसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर,
जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो पटना में 1632 में स्थापित की थी। अगला है, अच्छा, इसका बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 से असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गए। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अगला है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्या थी? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इसमें क्या था? फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। अगला है, निम्न यूरोपीय शक्तियों में व्यापार के समय पर प्रवेश किया। तो कौन कौन? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। अगला है, मिलान करना है पांडिचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, मद्रास। तो गोवा तो पुर्तगालियों का था ही हमेशा से, और पुडुचेरी फ्रांस का था। गोवा पुर्तगीज, पुडुचेरी फ्रांस, और मद्रास आ जाएगा डच। हाँ, मद्रास डच और ट्रावनकोर डेनिश आ जाएगा। ठीक है। अगला है, यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम कहाँ से? तो बिहार से ही मिलता था सोरा तो। ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो कौन आए थे? फ्रांसीसी। कब आए थे? 1668 में। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन व्यापारियों में 1664 में आगमन हुआ और 1668 में उन्होंने सूरत में कारखाना स्थापित किया था। यूरोप में अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इन व्यापारियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज, 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। अगला है, डचों में व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो कहाँ किए थे? नागपट्टिनम में, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो ये सभी हैं। ठीक है। तो क्या है इसका? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नागपट्टिनम, मछलीपट्टनम, और इसके बाद यहाँ पे है गुजरात में सूरत, भरूच आ जाएगा, अहमदाबाद आ जाएगा, बिहार में पटना आ जाएगा, और कोचीन आ जाएगा, और चिंसुरा पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। मृदा के स्वरूप एवं उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो अंग्रेजों को भारत की देन थी तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। ये तो पुर्तगालियों ने दी थी, नहीं, भारत को देन थी। मृदा के स्वरूप, इसमें डी होगा, कोई भी नहीं है। तो क्या है? एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, हाँ, पुर्तगालियों की देन थी ये। जो कि जहांगीर ने कहा जाता है कि ये तंबाकू खेती जब स्टार्ट की थी उसके बाद जहांगीर ने बंद करवा दिया था इसको। और चलती फिरती तोपों का जो प्रचलन था वो मुगल काल में ही हो गया था। जब बाबर लाया था ना तोपों का। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत
को देन कोई भी नहीं थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो मैकाले कहता था। क्या था इसमें? लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक एवं इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड प्रधान विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन और तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। एक्सलापेल 1748 की संधि के संदर्भ में प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पे हुआ था, बिल्कुल हुआ था। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था, तो हाँ, दोनों हो गया था। एक्सलापेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अगला है भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, बिल्कुल। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो ये दोनों ही थे। क्या था? भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे, ये दोनों थे, ठीक है। इनमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि थे। तो ये हम लोग का ये सेगमेंट पूरा हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के पर बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंच सकें। नमस्कार।